नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चढ़ावा चोरी का मामला अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है और इधर बंगाल में भी जिस तरीके से वहां विरोधी दलों के नेताओं को, खासकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश में इस समय जबरदस्त सरकार के खिलाफ माहौल है। और इधर चढ़ावा चोरी को लेकर अब सरकार के भीतर से भी, और सबसे बड़ी बात यह कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके भीतर से भी अब ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। जो तीन मुख्य वहां पर ट्रस्टी हैं, यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, उनको लेकर अब ये सवाल उठ रहा है कि वो सीधे सीधे ये लोग अगर बचाए जा रहे हैं तो इनको केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संरक्षण दे रहे हैं क्या, किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और तमाम नई चीज़ों को एक के बाद एक जो वहाँ पर पता चल रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। इसको लेकर अयोध्या में तो वहाँ आम जनता हो चाहे वकील हो, वो सरकार के खिलाफ, वहाँ पर ट्रस्ट के खिलाफ तो दिखाई पड़ ही रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी में भी, पार्टी के भीतर भी, आरएसएस के भीतर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो बहुत सारे इस पर सवाल हैं, क्या कुछ चल रहा है। इधर एसआईटी अपनी जांच को और फिर से उसको एक्सटेंड कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि किसी चीज़ की अभी तक कोई यहाँ पुख्ता सूचना या आधिकारिक सूचना नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर चीज़ों को अगर जांच हो रही है, चीज़ों को इतना दबाया क्यों जा रहा है, उसको छिपाया क्यों जा रहा है, और छिपाने के पीछे कारण क्या है। जो कुछ भी अगर खबरें आ भी रही हैं तो वो वही आ रही हैं कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके घर से क्या कुछ मिल रहा है, उनके पास से क्या मिल रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इन सब की भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। तो छिपाने के लिए आखिर क्या है और किसको बचाया जा रहा है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन सरकार लगता नहीं अमलेंदु जी कि इससे बच पाएगी, क्योंकि अब इसमें केवल मंदिर से जुड़े श्रद्धालु और यही नहीं है, अब यहाँ पर राजनीतिक दल भी है, आम जनता भी है, और वो लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि आखिर जो मंदिर के भीतर अगर इस तरीके से मंदिर के लोग ही लूट खसोट कर सकते हैं तो फिर ये लोग और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये अब जनता के बीच ये बात जा रही है कि अगर ये मंदिर में ही लूट खसोट कर सकते हैं तो कितना राजनीतिक भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया होगा, ये समझा जा सकता है। यानी मोदी जी जो कहते थे ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब उसको लेकर जनता भी समझ गई कि मोदी जी ही हैं जो सबके खाने का इंतज़ाम करते हैं जी। मतलब मोदी जी ही देने वाले हैं। बीजेपी में जो भी है, बीजेपी के साथ जो भी है, उसके खाने का इंतज़ाम मोदी जी ही करते हैं। अब जनता ये सोच रही है, ये संदेश जाना शुरू हो गया। विपक्ष इसको खुलकर कह रहा है कि ये सब जो है अंडरवर्ल्ड जो है अयोध्या में चलाया जा रहा है। संजय राउत हैं, उन्होंने साफ तौर पर इसको कहा है कि ये बीजेपी अयोध्या में अंडरवर्ल्ड चला रही है। यानी अयोध्या में जो है वो किस तरीके से चढ़ावा चोरी और इसके साथ साथ बदमाशी, ये सब वहाँ चल रहा है। ये अब जो अभी तक समर्थक समझे जा रहे थे चंपत राय एंड कंपनी के और इन चढ़ावा चोरों के, अब वो भी कहने लग गए हैं कि चंपत राय को जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो अभी तक पत्रकारों को धमका रहे थे कि आप ये कैसे सवाल कर रहे हैं, वो भी अब कहने लग गए हैं कि चंपत राय को जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, इसको लेकर यहाँ पर जो उंगली उठ रही है वो सबसे ज़्यादा उठ रही है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के ऊपर। इसलिए उठ रही है क्योंकि ट्रस्ट का गठन उन्होंने किया, और ये खबरें भी हैं। कल वहाँ पर हम धर्म सेना के जो अध्यक्ष हैं अमलेंदु जी, उनसे बात कर रहे थे। सीधे सीधे उनका ये कहना है, आरोप है, और वो पूरे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चंपत राय को कई बार बुलाकर डांटा फटकारा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने धमकी दी, उनको हटाने की गुजारिश की केंद्र सरकार से, लेकिन उनको प्रोटेक्शन लगातार हर बार मिलता रहा। और क्यों मिलता रहा, ये सब बड़े सवाल है। लेकिन संजय राउत जो बात कह रहे हैं कि किस तरह से मंदिर को एक माध्यम बनाया गया, लूटा गया, और लूटा केवल चढ़ावा ही नहीं, वहां पर वीआईपी दर्शन को लेकर जिस तरह से हर दिन लाखों रुपए वसूले गए हैं, उसकी भी अब परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। ज़मीन वहाँ पर कैसे सस्ती ज़मीन को महंगा किया गया, उसके बाद फिर उसका घालमेल किया गया है, ये सब चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। और इनसे सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पूरा जो कुछ वहाँ पर गोरख धंधा हो रहा था, उसमें अयोध्या के स्थानीय लोग केवल मूक दर्शक बने रहे, उनकी कोई भूमिका नहीं रही, और वहाँ पर कैसे बाहर के लोगों ने पूरी अयोध्या को लूट लिया, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। संजय
संजय राउत को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अंडरवर्ल्ड की बात क्यों कह रहे हैं कि इसके जरिए बीजेपी अंडरवर्ल्ड चला रही है, सुन लेते हैं संजय राउत को। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नहीं, फिर पूरी देश की भावना है। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूँगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। अब बहुत कम लोग बचे हैं इस देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा, उसके बाद RDX है, टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है, जो कभी किसी को डरते नहीं, वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने। वो जो अपने आप को भगवान मानने वाले बागेश्वर बाबा बोलते हैं, मुझे भी डर लगता है, मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने नाम लिया तो। ये किसका डर है? ये कौन सा अंडरवर्ल्ड अयोध्या में काम कर रहा है? बताइए। ये बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लोगों की जान चली गई है मंदिर बनाने में, लोग जेल में गए हैं। पूरी सरयू नदी लोगों के खून से, कर सेवकों के खून से लाल हो गई थी। हम लोग थे वहां उस वक्त, हमने देखा है, हम वहां मौजूद थे उस वक्त। और ये लोग अयोध्या को लूट रहे हैं। अंडरवर्ल्ड बना लिया अयोध्या का, राम के नाम पर पूरी लूट ही लूट चल रही। तो राम के नाम पर पूरी लूट चल रही है, अंडरवर्ल्ड बना लिया है। और उसका किस तरीके से यहाँ पर उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, ये बात भी बता चुके हैं संजय राउत। लेकिन सवाल यही है कि आखिर संरक्षण कहाँ से मिल रहा है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कार्रवाई तो छोड़िए, अब एक तरीके से चंपत राय की कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट अब सोशल मीडिया पर मिलने लगा है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी तक जो थे वो चंपत राय सबको सोशल सर्टिफिकेट देते थे, अब चंपत राय को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अच्छा, कल एक व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया समीर जी कि अब ये भक्त जो है ये कब चलाएंगे अभियान की मैं भी चढ़ावा चोर। चौकीदार चोर है तो मैं भी चौकीदार सब ने चलाया था, तो अब ये जो कब चलाएंगे अभियान की मैं भी चढ़ावा चोर। ये अभियान भी चलना चाहिए, मैं भी चढ़ावा चोर का। अब ये है व्हाट्सएप पे मैसेज आया कल। समर्थन ही करना है तो फिर सीधे समर्थन उसका हो। लेकिन जो कुछ यहाँ पर हो रहा है और उसमें सीधे अब इसके जो सूत्र, अभी तक तो ये हो रहा था कि किसका संरक्षण मिल रहा है, अब सीधे ये कहा जा रहा है कि संरक्षण इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल, वो भी कह रहे हैं कि आखिर जो चुप्पी है प्रधानमंत्री की हो चाहे गृह मंत्री की, वो क्या कह रही है। सुन लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को। और केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं, अयोध्या में तमाम, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वहां पर वकील हो, या फिर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हो, उन सभी का ये कहना है। और बड़ी एक दिलचस्प बात है अमलेंदु जी कि इस मामले में लगातार ये देखने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लोग उनको इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि वो तो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा दबाव है कि वो भी असमर्थ नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, असमर्थ नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और ये चर्चा खूब चल रही है समिति, आप सही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो जो है वो चंपत राय को जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से रोका जा रहा है। ये ऊपर और कौन है? अब ऊपर इसका मतलब वही है जिसने चंपत राय को बनाया। तो चंपत राय को बनाया किसने? पूरा देश जानता है, संसद भी जानती है, संसद में घोषणा की गई, किसने घोषणा करी, तो इसका मतलब वही चंपत राय को बचा रहा है। अगर वो चंपत राय को बचा रहा है तो फिर संजय राउत जो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है कि चढ़ावा चोरी से ही सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं? ये बहुत सारी बातें समीर जी बिल्कुल चल रही हैं। बिल्कुल, ये सब चीज़ें हैं। तो अब इनके पीछे क्या तर्क है, क्या वजह है? लेकिन वजह तो होगी ही, क्योंकि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो उस पूरे सिस्टम से, प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको। तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया
और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहाँ है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए, तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने। तो चल क्या रहा है, और यही सवाल वहां पर पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्यों जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक की सुई है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बिना उनकी जानकारी के, बिना उनकी मर्जी के कैसे वहां पर सीसीटीवी के फुटेज गायब कर दिए जाते हैं, और वहां पर लगातार शिकायतें जब हो रही होती हैं बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती, शिकायत करने वालों को ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, किसके समर्थन से हो रही हैं? लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, सरकार उस पर घिरी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का अभी तक उस पर कोई भी बयान ना आना, और अब जिस तरीके से चंपत राय को सोशल मीडिया पर क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है, तो ये तो अब दिखा ही रहा है कि कहाँ दाल में कुछ काला है। निश्चित तौर पर हालांकि कहा जा रहा है कि काला नहीं है, दाल ही काली है। लेकिन एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये कहा जा रहा है कि ऐसा अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो शायद एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए, और अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये तीनों जेल जाएंगे, ऐसा लग रहा है जिस तरह की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर ये लगातार आ रही है। हाँ समझिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच जो बातें कही जा रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है मामला, तो ये समझिए फिर ये हो भी सकता है कि वो रिपोर्ट जो है वो सामने आ ही जाए। चूँकि अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर, सब सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, मीडिया उनको रिपोर्ट कर रहा है, कहीं से भी उन खबरों का कोई खंडन नहीं आ रहा है कि ये खबरें गलत हैं। और खबरें यही आ रही हैं कि उस एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन तीनों के नाम हैं, और इन तीनों को बचाया किसके आदेश पे जा रहा है, ये जो है सब समझ रहे हैं किसके आदेश पे बताया जा रहा है। और जहाँ से खबरें आ रही हैं वहीं से ये खबरें भी आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ इन तीनों को जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से बचाया जा रहा है। तो इन खबरों का समझिए कहीं से कोई खंडन किसी भी तरीके का नहीं आ रहा है, ना यूपी सरकार की तरफ से और ना केंद्र सरकार की तरफ से कि इस तरीके का कुछ है। अब इस बीच जो बातें चलने लगी साहब वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराया जाए, तो अब वो तो कह रहे हैं संजय राउत कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या दूध के धुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो खुद इनके अंडर में काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इनको बचाएगा। अब अगर समझिए इतना ज़्यादा जो है अविश्वास अगर देश में पैदा हो जाए सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कि ये भी जो बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है और बीजेपी के चंदा चोर हैं, चढ़ावा चोर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट बचाएगा, तो फिर इस देश में न्यायपालिका और कानून और संविधान का सत्यानाश हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर बीच अयोध्या से सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहे, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, विनय कटियार अयोध्या में ही रहते हैं। एक बार फिर उनका बड़ा महत्वपूर्ण बयान आ रहा है कि ये तीनों लोग यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये जेल जा सकते हैं, चढ़ावा चोरी हुई है और ये सीधे सीधे उस चढ़ावा चोरी में शामिल है, इस तरह का उनका बयान आ रहा है। क्योंकि विनय कटियार भी वहां पर राम मंदिर आंदोलन से लेकर और काफ़ी उससे जुड़े रहे, लेकिन मंदिर को जब मंदिर बना है तो उसके ट्रस्ट में उनको नहीं शामिल किया गया, क्यों नहीं किया गया वो अलग बात है। लेकिन
इस जब चढ़ावा चोरी की घटना के बाद से ही लगातार वो भी हमलावर है और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि जाएंगे जेल, 3 के तीनों। हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे कह रहे हैं कि 3 के 3 जो है वो जेल जाएंगे। और अब यानी बीजेपी का जो इनर सिस्टम है समीर जी, वहाँ से भी अब ये आवाज़ें उठने लगी कि अब इनको जेल भेजा जाए। हम लोग जो है सुन भी लेंगे उनको, विनय कटियार को, कि वो क्या कह रहे हैं। और विनय कटियार जो है समीर जी, जो राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय की जो बजरंग दल था उसके जो है वो प्रमुख हुआ करते थे और उस आंदोलन के एक बड़ा चेहरा थे, बड़ा उस समय आग उगला करते थे। हालांकि उनके ऊपर भी कई गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं बाद में, लेकिन उस समय वो काफ़ी ज़्यादा आग उगला करते थे। विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, अशोक सिंघल, ये सब जो थे उस समय लीड रोल में उस समय हुआ करते थे। पूरा जो है देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल तैयार करने में इन सबका बड़ा योगदान था। जहरीली भाषा, ये सब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो जो रथ यात्रा लेकर निकले थे पूरे देश को, जिन्होंने दंगों की आग में झोंक दिया था, लाल कृष्ण अडवाणी, अब वो जीवन के अंतिम क्षणों में पश्चाताप करते हुए नजर आते हैं। तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में उनको बुलाया तक नहीं गया, यहाँ तक कि यही चंपत राय गए थे कार्ड देने, कहे कार्ड तो दे रहा हूं लेकिन आइएगा मत आप। हाँ, यही तो आप समझ सकते हैं। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हर उस शख्स से को दंड दिया है जिसने इस तथाकथित मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया और जिसने भगवान श्री कृष्ण श्री राम को जो है बदनाम करने की साजिशें रची इस मंदिर आंदोलन के जरिए, उसको सबको जो है दंडित किया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दंडित करेंगे चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चढ़ावा चोरों, चंदा चोरों को भी। बिल्कुल, ये चीज़ें ये लगातार ये मांग हो रही है। और क्या किस तरीके से बीजेपी के भीतर से, आरएसएस के भीतर से ये आवाज़ें अब उठ रही हैं, यानी बचने वाले नहीं हैं पर उनको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। इधर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पत्र भी लिखा गया है, के सी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है, उस पत्र को भी देखेंगे। लेकिन क्या कह रही हैं कांग्रेस की नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका चौधरी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कुछ वहां हो रहा है और किसके संरक्षण में हो रहा है, सुन लेते हैं रेणुका चौधरी को। अयोध्या राम मंदिर डोनेशन मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से। हाँ भाई, बधाई हो, बधाई हो। इतने दिन बाद इनको दिमाग में बात आई कि एक एफआईआर दर्ज किया जाए। अब तक गूंगा बहरा सरकार क्या कर रहे थे? सवाल ये है, आपको पता नहीं था क्या? मैं सवाल कर रही हूं, आप हमें बताइए, इन लोगों की अपॉइंटमेंट किसने रिकमेंडेशन किया? कैसे ये लोग आके इस पद पे बैठे थे? इनका अधिकार किसने दिया? ये तो हमारी जानकारी होनी चाहिए। आम जनता में गरीब लोग जो बाहर आते हैं, जो दमड़ी इकट्ठा करके इस बिलीफ में जाते हैं, इस मोक्ष को ढूंढते हुए कि हम वहां जाए। महात्मा गांधी का राम जी को भी ये खा लिए। महात्मा गांधी जी के जिसको राम लोग मान के चलते थे कि उनके बुलावा पे हम कुछ काम करें, उनको तो खत्म कर दिए। अब इनके राम, ये जो हमारा अयोध्या राम जी, ये हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, ये कहाँ रह गए? ये दिन आ गए कि हम राम जी के नाम पे हम कदम उठाए राम जी को सुरक्षा देने। ये कोई बात है? महापाप है। लेकिन अयोध्या राम मंदिर डोनेशन चोरी के तो ये क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है और इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आम लोगों ने, श्रद्धालुओं ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं, ट्रस्ट में जो लोग हैं, उन पर कितना लोगों को ट्रस्ट था ये उन लोगों को पता है। यानी पहले से ये पता था कि जिन लोगों को यहाँ पर बनाया जा रहा है ये लोग यही करेंगे। बहरहाल क्या कौन पत्र में के सी वेणुगोपाल ने जो लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र, कांग्रेस के महासचिव और सांसद, एक बार देखते हैं उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है अयोध्या को लेकर ही, कि अयोध्या राम मंदिर में हुए बड़े पैमाने पर चंदे की चोरी ने देश को हिलाकर रख दिया है। करोड़ों मासूम भक्तों ने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया और हिंदू आस्था के रक्षक होने का दावा करने वालों ने ही उनकी छवि को धूमिल किया है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी जमीन पर और भारत सरकार द्वारा बनाए गए एक पब्लिक ट्रस्ट के जरिए किया गया था।
मंदिर के प्रशासन में जो कुछ भी होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। चोरी के बारे में अलग अलग जगहों से कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्हें बार बार नज़रअंदाज किया गया और जब करोड़ों रुपयों की लूट हो रही थी तो जिम्मेदार लोगों ने जानबूझकर दूसरी तरफ देखा। अब तक हमने एसआईटी की जो कार्रवाई देखी है वह अभी सिर्फ दिखावा है। इसे साफ तौर पर बड़े लोगों को बचाने के लिए ही बनाया गया है। यह आम लूट से कहीं ज़्यादा गंभीर मामला है। ये उस तरीके पर चोट करता है जिससे आस्था को भ्रष्ट किया जाता है, पहले राजनीतिक फायदे के लिए और फिर पैसे कमाने के लिए। और चंदे की चोरी के इस बड़े घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तुरंत जांच कराई जाए। तो अब ये मांग की गई है, ये पत्र लिखा गया है। अब देखना है कि जांच कराई जाती है नहीं कराई जाती है, लेकिन एसआईटी को लेकर किसी को भी कोई भरोसा नहीं है कि वो क्यों बनाई गई है और वो क्या कर रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो रिपोर्ट दी है उसमें चंपत राय जेल ज़रूर जाएंगे, अनिल मिश्रा जेल ज़रूर जाएंगे और जो गोविंद राव है वो जेल जाएंगे, पर रिपोर्ट आए तो पहले। हाँ, रिपोर्ट तो सामने आया। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है वो सब सूत्रों के हवाले से आ रही है और एसआईटी भी उसका कोई खंडन नहीं कर रही है, सरकार भी कोई खंडन नहीं कर रही है, बीजेपी भी कोई खंडन नहीं कर रही है और चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद राव भी कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। ये भी खंडन नहीं कर, यही खंडन करते सामने आकर कम से कम कि भाई ये गलत है खबरें और एसआईटी में ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं की, यही सामने आके कहते हैं। ये भी सामने नहीं आ रहा है कि हमने कोई चोरी नहीं की है इसको लेकर। लेकिन जो केसी वेणुगोपाल इस पत्र में लिख रहे हैं समीर जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें लिख रहे हैं। यही लिख रहे हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, चूंकि ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया, सरकार की जमीन पर मंदिर बना है, संचालन जो है केंद्र की सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के जरिए हो रहा है, तो सीधे सीधे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और हम फिर कहेंगे कि अगर बिहार के किसी जिले के किसी कोषागार में कोई घोटाला हो जाता है तो उसके लिए अगर वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार हैं, उनको सजा हो जाती है, तो जिस ट्रस्ट का निर्माण केंद्र सरकार ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में उस ट्रस्ट की घोषणा की, उसके ट्रस्टियों के नामों की घोषणा की, तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार क्यों नहीं है? बिल्कुल, ये सवाल तो उठ ही रहा है, सवाल उठना भी चाहिए कि आखिर जब ट्रस्ट बना है और सारी नियुक्तियां उनकी देखरेख में उन्हीं की तरफ से की गई हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है और क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल विनय कटियार को सुनते हैं, अयोध्या के सांसद रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कह रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। बताया ही अमलेंदु जी ने कि ये सब फायर ब्रांड नेताओं के तौर पर इन लोगों की ये पहचान थी, और अब क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर। दिया गया है और 2 दिन से वो अपना काम शुरू कर दिया है। कल आई थी, आज ये भी प्रवेश हुई है, क्या कहना है? ऐसे थी अब तो वहाँ जो भी हो उनको मिला होगा आदेश, वो कर रहे होंगे, लेकिन वो करेंगे आगे भी, वो छोड़ने वाले नहीं है। एसआईटी है ना, तो पूरा काम करेगी। और इसमें अब नाम हम किसी को नहीं बताएंगे जल्दी। वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। तो हम कभी जाते नहीं थे वहाँ। एक दिन हम घूमते फिरते चले गए, हमने कहा चलो बहुत दिन हो गए हैं, भगवान राम के दर्शन कर लें। तो इसने हमसे कहा कि आप किसकी अनुमति से आए यहाँ हैं? तो हमने कहा तुम कौन हो, तुम पहचानते नहीं हो इस परिसर में आने वाले लोगों को। और मैं उठा और हम अपने घर चला आया। उसके 1 घंटे बाद हमने उनको फोन किया, हमने कहा तुम यहाँ नहीं रहने वाले हो, साउथ जाओ जहाँ से आए थे, ये हम बता दे रहे हैं। पूरी उनकी व्यवस्था हो गई। अब मौज करें, घूमें टहलें। अन्य लोगों के बारे में क्या कहना है? नहीं, देखो अनिल जी तो सीधे आदमी है, सही बात तो ये है। हाँ, ये जरूर है
अनिल जी भी चक्कर में फंस गए। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। जबकि हमने जैसे हम लखनऊ से यहाँ आए तो अनिल को हमने फ़ोन किया तो वो पता नहीं कहाँ चले गए थे, साउथ में इलाज कराने आँख का अपना। खैर वो जल्दी वापस लौट आए। मैंने कहा कहाँ चक्कर तुम पड़ गए हो, तुम सीधे घर हमारे आ जाओ, बाकी कुछ नहीं कहना वाला। लेकिन वो फंस गए बेचारे। वो आदमी ठीक है, बढ़िया हैं वो। चंपत राय जी के बारे में, हैं? चंपत जी के बारे में क्या कहना? चंपत जी तो अब क्या कहें उनको। तमाम एलिगेशन आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। नहीं, चंपत जी को जब मैं इधर आया 3 दिन के बाद तो हमने कहा चंपत जी हमारे घर के पीछे ही वो आए थे रहने। तो हमने कहा कहाँ यहाँ चले आए हो, अपने कार से ऊपर जाओ, यहाँ क्या करने आ गए हो? अगर कुछ करना है तो हमारे घर पर आ जाओ, सड़क केवल नागनी है, यहाँ आओ। लेकिन उनको बात समझ में आई ही नहीं तो मैं क्या कर सकता था। तो हमने कहा लगता है आपका भी भाग्य ठीक नहीं है, बस इतनी बात करके। तो ये अब विनय कटियार जो कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के ही नेता हैं और अभी भी हैं। बीजेपी के नेता अयोध्या से 2 बार सांसद रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ये जितने भी तमाम लोग हैं इनमें बहुत सारे लोगों ने उनके अंडर में काम किया होगा। हालांकि चंपत राय तो उनसे वरिष्ठ होंगे। अब वो क्या कुछ कह रहे हैं अमलेंदु जी, गोपाल राव और चंपत राय को लेकर क्या कह रहे हैं? और हालांकि उसमें अनिल मिश्रा को भी उनको कह तो रहे हैं कि सीधे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि फंस गए हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और सबसे बड़ी बात तो ये कह दी उन्होंने कि गोपाल राव को न जाने किसने बनाकर यहाँ भेज दिया है। हाँ, गोपाल राव को यहाँ जाने किसने बनाकर भेज दिया, बनाकर किसने भेज दिया ये नहीं मालूम है इनको। ट्रस्ट किसने बनाया ये नहीं मालूम है। इसका मतलब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं विनय कटियार। भले ही मोदी जी का नाम नहीं ले रहे हो, लेकिन विनय कटियार जो है ठहरा रहे हैं सीधे सीधे जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को। और ये भी कह रहे हैं कि गोपाल राव सबसे खराब आदमी है वहाँ, और भाग्य खराब है चंपत राय का भी। मिश्रा जी सीधे हैं लेकिन फंस वो भी गए हैं। इसका मतलब कि तीनों फंसे हुए हैं। ये साफ साफ कहा जा चुका है कि तीनों फंसे हुए हैं। अब ये समझा जा सकता है समीर जी कि ये बीजेपी के अंदर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, बीजेपी के अंदर से भी, और इनको हटाने को लेकर ही नहीं, बिल्कुल वहाँ पर जो कुछ एक कह लीजिए कि अब इस मामले को जो उथल पुथल चल रही थी पार्टी के भीतर, अंदरूनी उथल पुथल, वो अब और तेज हो गई है। और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि आखिर इनको बनाने वाले कौन है? बनाने वाले वही हैं। अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे कि यहाँ खूब चर्चा पूरे अयोध्या में हो रही है गुजरात लॉबी की। और ये इस गुजरात लॉबी का इतना बड़ा विरोध वहां पर शुरू से ही, जिस तरीके से सारी चीजें उन्हीं को सौंप दी गई हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो वहां पर काम करने वाले लोग हों, चाहे वहां पर तमाम जो ठेके हों, ये सारी चीजें या वहां पर जो कुछ भी काम था वो सब चीजें गुजरात की कंपनियों को, वहां के लोगों को, और इसका वहां के स्थानीय लोग काफी विरोध भी कर रहे थे। लेकिन अब वो विरोध करके करते क्या, पर अब उनको भी ये मौका मिला है। जिस तरह से वकीलों का प्रदर्शन लगातार वहां पर हो रहा है, उससे अब ये साफ लग रहा है कि अब वहां के लोगों को भी ये एक अच्छा मौका है और इस पर वो छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल समीर जी, वहाँ के वकील जो काफ़ी ज़्यादा आंदोलित हैं, और हालांकि उसमें थोड़ी सी कानूनी दिक्कतें हैं। जो प्रस्ताव वहाँ पारित किया गया है, मेरी नज़र में वो प्रस्ताव ठीक नहीं है कि अब साहब उनको वकील नहीं मिलने दिया जाएगा। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि उसको वकील मिले। लेकिन जो प्रस्ताव और बाकी पारित किए गए हैं, जो FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर, उन्होंने कहा कि हमारे बार का फैजाबाद अयोध्या बार का कोई नहीं करेगा, बाहर से कोई आके करे उसको भगा थोड़ी देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ये अब जो FIR के लिए तहरीर दी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब समीर जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब वहाँ का बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल जाकर FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दे रहा है, तो वो FIR लिखी क्यों नहीं जा रही है? बिल्कुल, यानी बार एसोसिएशन भी जाकर अगर तहरीर देगा तो भी FIR नहीं लिखी जाएगी, तो एक कानून का राज कहाँ हुआ फिर?
भाई आप जांच में आप चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव को भले ही निकाल दें, लेकिन अगर एफआईआर लिखने के लिए आवेदन दिया गया तो एफआईआर तो दर्ज हो। बिल्कुल। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? ये भी क्या ऊपर से ही रोका जा रहा है? जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है वही रुकवा रहे हैं इसको, इतना ज्यादा दबाव। इससे पहले भी 3 एफआईआर शिकायतें दी गई, उसमें नहीं दर्ज की जा रही है। आखिर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? और जिसकी ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है वो खुद इसमें इस दायरे में है जो तमाम इस चढ़ावा चोरी में जो घेरे में है, और उसके बिहाफ पर उस एफआईआर के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जिसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार को इस प्रकरण में जिम्मेदार भी बताया जा रहा है, और जो भ्रष्ट लोग हैं, जो चढ़ावा चोरी के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, उनको बचाने के आरोप भी लग रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, एक बार उनको भी सुनते हैं चढ़ावा चोरी को लेकर और कैसे इन लोगों को बचाया जा रहा है, बचाने की कोशिश हो रही है उसको लेकर। Revelation is going on about the donations issue of Ram Mandir donation theft, what I can say right now, because your party leader and the General Secretary Organization KC Venugopal has written to Prime Minister Akhilesh Yadav is also taking on the UP government on this, saying that the Champat Rai was dictating all around in that trust. So now, and Mr. Venugopal has said that there should be a CBI monitored, CBI probe under the monitoring of Supreme Court. Yes. I completely agree with what Shri K.C. Venugopal ji, our organization General Secretary, as well as Chairman of the Public Accounts Committee. He has written a letter to the Prime Minister highlighting the kind of loot, the kind of robbery that has happened in broad daylight as far as the Ram Temple is concerned. This is no ordinary theft. This is no ordinary siphoning and pilferage of funds. This is the biggest attack that the BJP and RSS could have done on the faith of millions and millions of Hindus all across the world, or for that matter 145 crore Indians who consider Lord Ram as the ideal. The reality is that Champat Rai Bansal has not even seen an FIR. He was questioned for barely a few hours. Multiple other people who have been questioned by the SIT, which was just a namesake, which was just a tick in the box, have now said that Champat Rai was calling the shots, Champat Rai Bansal was calling the shots. Why have they let go of the big fish? Why are they catching small minions? The reality is that KC Venugopal ji has raised a very important point, that this is a big theft, this is a big loot, this is a fine. तो कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत की इस जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है केसी वेणुगोपाल ने, उससे हम सहमत हैं। राम मंदिर के मामले में दिन दहाड़े लूट हुई है, डकैती हुई है। ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये फंड की कोई मामूली हेराफेरी नहीं है। ये दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर बीजेपी और आरएसएस का सबसे बड़ा हमला है। असलियत ये है कि चंपत राय बंसल के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, उनसे बस कुछ घंटे पूछताछ हुई। एसआईटी ने जिन लोगों से पूछताछ की है उन्होंने अब कहा है कि चंपत राय ही सब कुछ तय कर रहे थे, और बाकी तमाम बातें उन्होंने कही। बाकी सभी तमाम बातें कही। तो अब जो समीर जी कह रहे हैं विनय कटियार कि चंपत राय भी जो है दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, तो ये साफ कर रहे हैं कि चंपत राय को भी अभी जेल जाना पड़ सकता है। तो ये विनय कटियार के शब्दों के अर्थ इस तरीके से निकाले जा सकते हैं, वो तीनों लोगों के लिए कह रहे हैं। अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो देखा जाएगा समीर जी आगे चलकर, और एसआईटी अब क्या करती है। हालांकि कल जो थी एसआईटी पहुंची है फिर से जाँच करने के लिए, उसको भी लेकर सवाल उठाए कि फिर से अब क्या जाँच करनी है। आपने जब रिपोर्ट सौंप दी थी तो आगे कुछ और जाँच हुई होगी, तो हो सकता है कि अब नाम आ जाए, चंपत अब एफआईआर हो जाए। तो ये हो सकता है, या पहले ये हो सकता है कि एसआईटी को डर लग रहा हो कि हमने अगर इन लोगों के नाम खोल दिए तो एसआईटी के लोगों पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। ये भी तो खतरे रहते हैं भाई, जजों तक को खतरे रहते हैं लोया बनने के। क्या बाबा आज वो भी अयोध्या गए हैं, बागेश्वर धाम, जिनको कहा, वो कह रहे हैं कि सबकी पर्ची निकालते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ जान रहा हूं, लेकिन अगर बोल दूंगा तो मेरी जान को खतरा है। तो फिर और कौन सुरक्षित है? तो सबकी पर्ची निकालने वाले बाबा की पर्ची निकल जाएगी। तो बाबा भी घबराए हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाते जो है बाबा अपनी पर्ची संभाल के रखे हुए हैं। तो ये समीर जी वहाँ संकट जो है इस तरह के हो रहे हैं। लेकिन मनोज झा जो हैं आरजेडी के सांसद हैं, वो भी इसको लेकर कुछ कह रहे हैं, उनको भी हम लोग सुनते हैं। मनोज झा को, आरजेडी के सांसद क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। नहीं, अभी तक का अनुभव और अभी तक अगर मैं केयरफुली एग्जामिन करूं कि द वे एसआईटी इज गोइंग, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कबई मांगुर पकड़े जाएंगे, कतला, रेहू और शार्क प्रोटेक्ट किए जाएंगे। मुझे
दुख इस बात का भी होता है कि जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो गाने बनवाए गए थे जो राम को लाए हैं। अब आज लोग नया गाना गा रहे हैं जो राम का चंदा खाए। तो वहां से भी तो आना चाहिए कि नो नॉनसेंस, न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सब विलीन हो चुका है। एक तरह से पूरा जो एक नियंत्रण मैकेनिज्म होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट हैज बीन लॉस्ट। और इसलिए न सिर्फ विपक्ष, आम आवाम को भी लग रहा है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और ये किस तरीके से वहाँ पर लूट खसोट की गई, जो चंदा लोगों ने चढ़ाया, जो वहाँ पर श्रद्धा से लोग गए और वहाँ उन्होंने दान किया है, वो सारा का सारा वहाँ कुछ लोगों ने मिलकर कैसे उसको साफ कर दिया है। और ये लगातार हो रहा है। तमाम जो बड़े ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं बैठकर वो देख रहे थे, उन्होंने कभी उसमें हस्तक्षेप करने की, उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। बहरहाल इसको लेकर बहुत लगातार एक के बाद एक सवाल भी उठ रहे हैं, बहुत सारे नए खुलासे भी हो रहे हैं, नई बातें भी पता चल रही हैं और अब समझ में आ रहा है कि ये इतना बड़ा पूरा का पूरा एक रैकेट, जिसको कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड जैसा गुंडों का गिरोह चल रहा था, जो संजय राउत ने कहा, वो बिल्कुल वैसे ही चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे घपलेबाजी की खबरें अमलेंदु जी छप रही हैं कि कैसे नोटों की गड्डियां वहां तैयार की जाती थी और 500 के नोटों के ऊपर नीचे 100 लगा दिया जाता था, यानी और सारा कुछ कैमरे देख रहे थे तो कैमरों को हटा दिया गया। हालांकि कल चंपत राय का एक बयान आया था कि मैंने ही कैमरे लगवाए थे ताकि वहां पर चोरी रुके, लेकिन यह है कि फिर कैमरों को हटवा किसने दिया, ये भी आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। और तभी क्यों हटवाया गया जब इसकी शिकायत हुई कि वहाँ चोरी हो रही है। जब एक कर्मचारी ने शिकायत की, उसको फिर उसको नौकरी से हटा दिया गया जिसने शिकायत की, और कैमरे हटवा दिए गए, डिलीट भी किए गए। ये भी खबरें आ रही हैं कि फुटेज जो थे वो डिलीट किए गए। तो आखिर ये किसके कहने पे हुआ, कैसे हुआ? हालांकि मुझे लगता है SIT में सारी चीज़ें अब आएंगी, क्योंकि देश के अंदर जितना ज़्यादा बवाल इस पर शुरू हो गया है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि मामला अब काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। समीर जी, बिल्कुल मामला गंभीर होता चला जा रहा है और कई और चीज़ें, जैसे VIP दर्शन की चर्चा हम लोगों ने की, उसमें भी वहाँ पर कितना बड़ा घपला हो रहा था, लगातार हो रहा था कि वहाँ पर लाखों रुपए वसूले जा रहे थे जो लोग बाहर से जाकर वहाँ दर्शन कर रहे थे। तो अब बड़ा मुद्दा ये बन गया है। SIT फिर से जांच कर रही है, क्या कुछ होता है उस पर देखते हैं। लेकिन इधर जो हंगामा मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की चीज़ वहाँ पर है ही नहीं। सरकार में बैठे लोग उकसा रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को कि वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमले करें, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि जब महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनके दफ्तर पर जब हमला हुआ तो वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि अंडे से ही तो हमला हुआ था, हमला तो किसी और चीज़ से होना चाहिए था। तो ये सीधे सीधे लग रहा है कि उसको उकसाया जा रहा है। लेकिन उस हमले को लेकर और हमले पर जिस तरह से बीजेपी की, वहाँ की सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर क्या कह रही हैं महुआ मोइत्रा, एक बार सुन लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। कल जो हुआ आप सब देख रहे हैं और सबके पास हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि आपके बीच में जो मोदी मीडिया है, वो कल उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा अपने इलाके में गई और जहाँ पे पब्लिक के आक्रोश, जन आक्रोश के सम्मुखीन उनको होना पड़ा। इससे ज्यादा बड़ी झूठ और नहीं हो सकता। पब्लिक का कोई जन आक्रोश नहीं था, ये बीजेपी का बापोन घोष का नेतृत्व में वहाँ पे जितने लोग थे सारे बीजेपी के कैडर थे और प्लान थे। और ये पूरा जिस दिन गुंडा एक्ट पास करते उसके 2 दिन बाद ये करते, और उनको हम ये चीज कह रहे कि वो सोच रहे कि हम लोग मैदान छोड़ के भागे। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं है। और जो भी कानूनी कार्रवाई और पुलिस, हम तो बोल रहे हैं पुलिस आज क्या हो गया, वो मालिक और दास का सर्वेंट आपका संपर्क हो गया। कोई दास तो अपना मालिक के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर तो कार्रवाई नहीं कर सकता है ना। तो डीजीपी को फोन करने के बाद, एसपी को तो हम बात ही नहीं करते, डीजीपी को फोन करने के बाद डीजीपी बोल रहा है आई एम डायरेक्टिंग पुलिस, और पुलिस वहाँ पे खड़े होके, मुझे एक ही चीज का बहुत ही आई एम हैप्पी कि सब कुछ ऑन कैमरा पकड़ा गया है। अब सब कुछ ऑन कैमरा पकड़ा गया है और कोई बीजेपी नेता, नवीन, क्या नाम है उनका, नितिन नवीन जी से शुरू करके यहाँ शमीक जी, सब कोई अगर कोई बोले कि बीजेपी का नहीं था, उनको फ्लैग लेके वहाँ पे कर रहा था और हर कोई का नाम और शक्ल सबको पता। बताइए हम क्या बोलेंगे बताइए, कौन किसके पास जाता है, हम इसमें क्या बोलेंगे?
कौन किसके पास जाता है ये तो हम कुछ कहने नहीं वाले। आप कह रहे, आप हमसे कह रहे कि उन्होंने तृणमूल, असली तृणमूल वो है, वो कहने के लिए गए हैं। भैया जो नकली होते उनको सड़क में बैठ के, सड़क में खड़े होकर छाती फाड़ फाड़ के कहना पड़ता है कि हम असली है, हम असली है। ममता बनर्जी और कालीघाट तो कहीं नहीं गई है। ममता बनर्जी जी तो यहीं पे है, कालीघाट तो यहीं पे है, हम लोग तो यहीं पे है। हमको तो बाहर जाके वकालतनामा देना नहीं पड़ रहा है, एफिडेविट नहीं साइन करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को इतने बुरे दिन नहीं आए ममता बनर्जी जी को कि उनको अभी जाके गणेश कुमार का पास बोलना पड़े कि हम असली तृणमूल है, हम ममता बनर्जी। ये जो नकली है, जो गद्दार है, वो जाके करे, जो करना है करे। गणेश कुमार जी देखिए वो क्या किया, पहले वो वोट हड़प, फिर राम टेम्पल ट्रस्ट में जो आपने देखा है उसमें भी वो कनेक्टेड है। वहाँ का 3,500 करोड़ राम जी का मंदिर का जो भी डोनेशन था वो सब चले गए। अब वो क्या किया, अभी उनको सिंबल लेना। तो हम तो बार बार कह रहे हैं, जो लीडर खुद ये पार्टी तैयार की है और खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके सिंबल बनाती है, उनको सिंबल का कुछ डर नहीं रहता है। तो ये किस तरीके से जो कुछ हुआ है वहाँ पर, और ये एक महत्वपूर्ण बात कह रही हैं अमलेंदु जी, महुआ मोइत्रा, कि हम लोग मैदान छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और जो हमले हो रहे हैं जिस तरीके से इन नेताओं पर टीएमसी के, ये इसीलिए हो भी रहे, ये कहा जा रहा है कि ताकि ये पार्टी अपनी छोड़ दें, ममता बनर्जी का साथ छोड़ दें। कई लोगों ने छोड़ा भी है। तो क्या अब उसी के लिए हो रहा है कि जब तक वो पूरी पार्टी को अपनी तरफ नहीं कर लेंगे तब तक उनको मारते पीटते रहेंगे? हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल समझिए। और यही चर्चाएं चल भी रही हैं कि ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डरा धमकाकर जो है वो अपने पाले में लाया जाए। अब वो कितना कामयाब होते हैं इसमें ये तो अलग दिखाई पड़ेगा मामला, लेकिन ये जो आरोप है वो आरोप यही है कि इसी तरीके से किया जा रहा है ताकि जो है डरा धमकाकर पूरी पार्टी पे कब्जा किया जा सके। लेकिन जो महुआ मोइत्रा कह रही हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप भी लगा रही है महुआ मोइत्रा। और आरोप ये है महुआ मोइत्रा का कि ये जो सब हो रहा है इसमें शामिल हैं ज्ञानेश कुमार भी, चंदा चोरी में भी, चूंकि वो भी टेस्ट के कुछ करता धरता थे जो बना था। तो ये कह रही है कि उनका तो कनेक्शन चंदा चोरी से भी है। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप है ज्ञानेश कुमार के ऊपर। तो क्या अब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और चुनाव आयोग, ये सब एक मसले एकजुट होते, मतलब एक साथ होते चले जा रहे हैं, ये भी देखने में आ रहा है समीजी। लेकिन इसके बीच एक बात ध्यान आ गई, अब उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो 23 दलों ने और एक निर्दलीय ने चिट्ठी लिखी है सीजीआई को चुनाव आयोग के कुकर्मों को लेकर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो चर्चा कर रही है महुआ मोइत्रा, उस चर्चा में ये भी है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग की पूरी पीठ से जाकर के जो जैसे बागी धड़ाका आ रहा है, जिसको महुआ मोइत्रा गद्दार धड़ा कह रही हैं, वो जो मिल रहे हैं, उसको लेकर संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद, वो सवाल कर रहे हैं कि भाई ये बंगाल में चल क्या रहा है, चुनाव आयोग कर क्या रहा है ये। बिल्कुल। तो ये हम लोग उनको भी सुन सकते हैं। हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि उन जो यहाँ पर ये पार्टी तोड़कर आए हुए हैं उनको तुरंत मिलने का भी मौका मिल जा रहा है। बहरहाल सुन लेते हैं संजय सिंह को क्या कह रहे हैं। लेटर दिया गया कि कौन असली तृणमूल है उसका प्रमाण देने के लिए 6 जुलाई तक डेडलाइन। मतलब ये अपने आप में एक मजाक है कि ममता बनर्जी जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, अपना खून पसीना बहाया, अनशन किया, अपनी जान पे खेल के उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज उनसे ये पूछा जा रहा है कि प्रमाण दो टीएमसी किसकी है किसकी नहीं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का एक काम है। इंडी जूट में इतना एमएलए एमपी जाने के बाद कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ममता बनर्जी? वो जनता किसके साथ है, इम्पोर्टेंट वो है ना, जनता किसके साथ है। राम मंदिर के जो तो ये वहाँ पर क्या चल रहा है अब ये तो समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि बंगाल में चल का क्या रहा है। लेकिन कुछ देखने में यही लग रहा है कि जो चूंकि जिन लोगों ने छोड़ी तृणमूल कांग्रेस, उनके यहाँ कभी ना तो अंडे से हमला हो रहा है, ना ही पत्थर से हमला हो रहा है, और ना ही उनको सड़क पर घेरा जा रहा है। और जिनको जो अभी तृणमूल कांग्रेस में बने हुए हैं उनके ऊपर लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, चाहे वहाँ पुलिस से लेकर वहाँ पर राज्यपाल से लेकर वहाँ कोर्ट से लेकर सब खामोश हैं। किसी को कोई चीज़ इसमें कोई गंभीरता दिखाई नहीं पड़ रही। बिल्कुल सभी जी, इसमें किसी को कोई गंभीरता दिखाई नहीं पड़ रही है। कोर्ट भी खामोश है, चुनाव आयोग भी खामोश है, सरकार तो खैर संरक्षण दे ही रही है। हालांकि कल हम लोगों ने सुनवाया था बीजेपी के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शमीक भट्टाचार्य, वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की बदनामी हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो भाई अपने लोगों को रोको। यही शमीक भट्टाचार्य थे जो शुरू में ही उन्होंने कहा था कि जो लोग ये कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, उनको हम पार्टी से निकाल देंगे। जी हाँ।
इन्हीं श्रमिक भ्रष्टाचार का बयान था। तो यानी जब आपका महीने भर पहले ये बयान था कि हम उनको पार्टी से निकालेंगे, तो अब तक आपने उन्हें निकाला क्यों नहीं पार्टी से? इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप ही के लोग ये सब कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस उसका लगातार जो है सबूत दे रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं। ममता बनर्जी, इन्होंने महुआ मोहिता ने खुद अपने कार्यालय के ऊपर खिड़की से जो है तिरंगा लहराते हुए वीडियो बनाया कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का झंडा हाथ में लिए दिखाया भी था हम लोगों ने, और पुलिस खामोश खड़ी हुई है। तो पुलिस बेचारी क्या करे? पुलिस कोई एक्शन ले लेगी, मालूम पड़ेगा दरोगा जी सस्पेंड हो जाएंगे। तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जब वही करा रहे हैं तो इसको लेकर, लेकिन समीर जी ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आरोप यही है कि ये सरकार अवैध तरीके से चुनाव आयोग की मदद से बनी है। विपक्ष का ये खुला खुला आरोप है। जिस तरीके से 90-95 लाख नाम काट दिए गए, 27 लाख नाम जो है वो अभी भी अपने पर्चे लेकर घूम रहे हैं कि हम नागरिक हैं, हमको इसमें शामिल करो, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह की जो आ रहे हैं इसको लेकर जो 23 दल हैं विपक्ष के और एक इंडिपेंडेंट कपिल सिब्बल जो है, उन्होंने मिलकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। और ये इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था कि सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। तो सीजीआई को पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर रोक लगाने के लिए। और ये कहा गया है उस पत्र में कि चूंकि आप संविधान के कस्टोडियन हैं और आपका जो काम है वो यही है कि लोकतंत्र को सरकार की मनमानी से बचाना, तो इसलिए आप इसको बचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। यानी सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया जा रहा है कि मान्यवर आप संविधान के कस्टोडियन हैं। सारी संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो चुकी हैं, सब सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, सब सरकार में शामिल हो चुकी हैं। आप कम से कम सरकार में शामिल मत होइए, ये समझाया जा रहा है। तो केसी वेणुगोपाल ने उस एक ट्वीट किया है जिसमें उस पत्र के बारे में उन्होंने लिखा है। वो ट्वीट हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है केसी वेणुगोपाल ने, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, सांसद हैं। लिख रहे हैं कि हमारे देश में चुनावी लोकतंत्र को मोदी शाह सरकार से सबसे बड़ा खतरा है। 28 जून को 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर गलत SIR प्रक्रिया, भारत के चुनाव आयोग की पक्षपाती भूमिका और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में बताया। हमारी न्यायपालिका का काम हमारे लोकतंत्र को कार्यपालिका की मनमानी से बचाना है, खासकर ऐसी सरकार से जो संवैधानिक ढांचे को खत्म करने पर तुली हो, जिससे हमें लोकतंत्र मिला है। हमारे लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अन्याय ना हो। इसलिए चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वरूप की रक्षा करने और ये पक्का करने में उसकी अहम भूमिका है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखें भी। इसके बिना करीब 140 करोड़ मतदाताओं के साथ हर दिन अन्याय होता रहेगा। हम पारदर्शिता के हित में ये पत्र जारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी, जवाबदेही और करोड़ों लोगों के भरोसे को बहाल करने के लिए ज़रूरी कड़े कदम उठाएगा। तो ये मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखा गया है उसके बारे में उन्होंने ये ट्वीट किया है। उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी अमलेंदु जी जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, संजय राउत सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप उन्हीं को जांच दे देंगे तो क्या हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट पर ये भरोसा खत्म हो गया, बल्कि ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट पे अविश्वास पैदा हो गया लोगों में कि सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। तो अगर ये संदेश जाएगा तो समीर जी ये न्यायपालिका के हित में भी अच्छा नहीं, और देश के लोकतंत्र संविधान के हित में तो कतई भी अच्छा नहीं है। जज साहिबान को अपनी रीढ़ सीधी करनी पड़ेगी और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। और समीर जी अभी तक तो भारत की न्यायपालिका के उदाहरण तमाम दुनिया में दिए जाते थे कि यहाँ जजों की रीढ़ सीधी होती है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अपना आदेश दिया था, उसमें यह कहा गया था कि चुनाव आयुक्त ऐसा हो जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर बात कर सके। तो जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देते समय यह कह रहा था, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल कैसे हो सकता है? बिल्कुल, इसीलिए लिख रहे हैं केसी वेणुगोपाल की केवल न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए कि हाँ ये न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये चिट्ठी दी गई है SIR को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कि कैसे वो मनमाना रवैया अपना रहा है। बिल्कुल वो सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके एजेंट की तरह काम कर रहा है और विपक्षी दलों के साथ उसका जो बर्ताव है। और उधर जिस तरीके से लगातार सड़कों पर तमाम आंदोलन
हो रहे हैं, चाहे वो NSCI और इसका जो ये यूथ कांग्रेस है उनका आंदोलन हो या फिर जंतर मंतर का, ये सरकार की नीतियों, खासकर जो शैक्षणिक व्यवस्था में जो कुछ धांधली हो रही है उसको लेकर ये चल रहा है। लगातार ये जारी है अमलेंदु जी, लेकिन मीडिया की खबरों से अक्सर बाहर दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए जब हम लोग देख रहे हैं कि NSCI या यूथ कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं तो ये लिख भी देते हैं उसमें। अब आप देखिए कि तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, मीडिया के ऊपर भी किस तरह के आक्षेप लग रहे हैं जिससे उम्मीद की जाती है कि वो सभी चीज़ों को दिखाए, वो किस तरह से कर रहा है। तो उनको ये लिखना पड़ता है कि ये मीडिया में आप नहीं देखेंगे, लेकिन ये हो रहा है, ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, ये उनको लिखना पड़ता है। कल समीर जी जो छात्रों की गूंज अभियान शुरू हुआ है यूथ कांग्रेस और NSCI का, उसके तहत भोपाल में जो है कल NSCI के छात्रों ने संवाद किया और NSCI ने उसका एक विजुअल जारी किया है, वो हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या विजुअल है NSCI का। और उसमें NSCI कह रही है कि ये छात्रों की गूंज जो है ये सिर्फ एक अभियान नहीं है बल्कि देश के करोड़ों छात्रों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। और भोपाल NSCI द्वारा हर हफ्ते अलग अलग मुद्दों पर पेपर लीक, परीक्षाओं में निमित्ताएं, भर्ती घोटाले और बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये NSCI कह रही, तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ है। बिल्कुल, उसको देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है भोपाल में। और ये देश भर में इस तरह के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और 9 अगस्त तक ये सभी जगह पर ये प्रदर्शन होते रहेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ भोपाल में हुआ है जो NSCI ने उसको ट्वीट किया है। तो ये जो प्रदर्शन लगातार ये हो रहे हैं, अब इन प्रदर्शनों से सरकार के ऊपर फर्क क्या पड़ रहा है ये भी हम देख रहे हैं। यहाँ जंतर मंतर पर अमलेंदु जी जो हो रहा है, 6 दिन हो गए, आज 6ठा दिन है। सोनम वांगचुक को वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और इस्तीफा देने की तो छोड़िए, उस पर सीधे सीधे एक दूसरे को क्लीन चिट देने की होड़ मची हुई है सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, एक दूसरे को क्लीन चिट देने की होड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री खुद जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को बहुत बधाई दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री कैबिनेट की बैठक में जो है बहुत बड़ी उनकी पीठ थपथपाते हैं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान हटें और NTA में सुधार हो, इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसका संदेश तो यही जा रहा है। लेकिन समीर जी, ये संदेश जो भी जा रहा हो, लेकिन पूरे देश भर में जो है वो कर रहे हैं। NSCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, उन्होंने भी जो है इसको लेकर कहा है कि वो आवाज़ जो है ये गांव-गांव, गली-गली पहुंचेगी। हम लोग विनोद जाखड़ को भी सुन पाएंगे कि विनोद जाखड़ जो है वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं जो NSCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़ क्या कह रहे हैं। जो छात्रों की गूंज, ये जो कार्यक्रम है जो लगातार चल रहा है पूरे देश भर में, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। और ये जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा भी कई तरह के प्रदर्शन उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी एक नया कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं जो 14 जुलाई से शुरू होगा, उसकी जानकारी भी देंगे। पहले सुन लेते हैं कि विनोद जाखड़ जो NSCI के यानी जो कांग्रेस पार्टी का छात्र विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर। मान लीजिए आपके जैसे कोई भी कॉलेज वाले जानकार हैं, यूनिवर्सिटी वाले जानकार हैं, तो हॉस्टल वाले जानकार हैं, तो आप वहां जाइए और जाके उनको राहुल गांधी जी की जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना है और उनको समझाना है कि इस प्रेजेंटेशन का मकसद क्या है। इस प्रेजेंटेशन का महत्वपूर्ण मकसद है कि देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहा है वो कैसे रुके। इन सबकी एक ही चिंता है, हमारा भविष्य किसके हाथों में, हमारे माँ बाप। तो ये छात्रों का भविष्य किसके हाथ में है। अब छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि सरकार उनकी सुन ले, लेकिन सरकार कहीं से नहीं लग रहा है कि सरकार सुनने वाली है। अमलेंदु जी, यहाँ पर कहीं से भी, यानी यहाँ मंदिर का चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, उस पर भी सरकार नहीं कर रही है। अब मामला केवल मंदिर का नहीं है, ये मंदिर उस ट्रस्ट, इस मंदिर की देखभाल वो ट्रस्ट कर रहा है जो सरकार ने बनाया है और जिसको प्रधानमंत्री ने बनाया है। उसके एक एक मेंबर की नियुक्ति उनके तरफ से की गई। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, प्रधानमंत्री ही ने जब ये बनाया है और वहाँ पत्थर पर खुदा भी है कि प्रधानमंत्री और मोहन भागवत के सफल प्रयासों से हुआ है। अब वहाँ सफल प्रयास जो हैं वो आडवाणी जी के नहीं हैं, विनय कटियार के नहीं हैं, वहाँ भारती के नहीं हैं, किसी के नहीं हैं, तो इन सबको तो रिजेक्ट कर ही दिया।
यानी जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी बनी, उस मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कोई मुद्दा था ही नहीं, मंदिर तो केवल नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की वजह से बना है। सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई योगदान नहीं है। अरे भाई 5 जजों को नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट का ही शुक्रिया अदा कर देते कम से कम, ये भी नहीं। तो इतने नाशुक्रा जो है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये उनका मसला है, किसका नहीं है। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से छात्र आंदोलनों से ये सरकार घिरी हुई है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो 14 जुलाई से साइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं और साइकिल पर ही जॉगिंग करते हुए या जो भी आप कह लीजिए साइकिलिंग करते हुए उन्होंने एक वीडियो अपना जारी किया है और उसमें अपने तमाम कार्यकर्ताओं से और विधायकों से सबसे वो क्या अपील कर रहे हैं वो भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल, सुनते हैं क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सभी मेरे विधायक भाइयों, सभी वरिष्ठ नेताओं, सारे जिला अध्यक्ष, सारे यूथ कांग्रेस NSUI और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मैं प्रदेश के युवाओं से आह्वान कर रहा हूं, प्रदेश के छात्रों से प्रार्थना कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम अद्भुत कल्पनी है। मोहन यादव जी ने जिस तरीके का अयोध्या से लेके महाकाल तक का जो भूमि घोटाला है, जो चढ़ावे की चोरी है, ये घर घर में चर्चा है और इसका विरोध आम जन कर रहा है। कांग्रेस का दायित्व है। राहुल गांधी का सुरक्षित शिक्षा जो अभियान है, जो सेव एजुकेशन जो अभियान है, जो घपले घोटाले पेपर लीक नया भारत नरेंद्र मोदी का बना है, जिस तरीके का करप्शन है, इन सब बातों को लेके साइकिल चलाना है। सभी साथियों से अनुरोध है, अपनी साइकिल निकालो, प्रैक्टिस करो। 1 मोहन यादव का करप्शन, 2 युवाओं की लड़ाई, 3 अयोध्या से लेके महाकाल तक का चढ़ावे की चोरी, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। प्रैक्टिस अभ्यास चालू करो। धन्यवाद। तो चढ़ावा चोरी और वहाँ पर महाकाल में, उज्जैन में, वो तो मामला ही अब लग रहा है कि लोग भूल गए बड़ी जल्दी। केवल कांग्रेस वाले ही, जीतू पटवारी ही उसको उठा रहे हैं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, केवल जीतू पटवारी ही उसको जो है लग रहा है उठा रहे हैं और कांग्रेस ही इसको उठा रही है। और बाकी बहुत से लोग तो जो है वो चूंकि डॉक्टर मोहन यादव के नाम के आगे यादव लिखा हुआ है तो उनके समर्थन में भी आ गए विपक्ष के बहुत से लोग जो। तो अब ये उनकी राजनीति है जिसको, लेकिन अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उसके नाम के आगे जो है हमारा जो नाम के आगे लगा वही लिखा हुआ है। अगर किसी के नाम के आगे उपाध्याय लगा हुआ है, वो चोर और डकैत है, तो मैं उसके समर्थन में नहीं आ सकता, है ना। तो ये राजनीति के अंदर ये शुचिता भी होनी चाहिए। बहरहाल ये अलग का मसला है, वो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जंतर मंतर पर जो चल रहा है आमरण अनशन, नेहा की अध्यक्ष हैं, वो उसकी आयशा की अध्यक्ष नेहा, वो आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। उनके साथ 6 और छात्र आयशा के बैठे हुए हैं। AISF और SFI के छात्र भी वहाँ धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक वहाँ आज उनके आमरण अनशन का 6ठा दिन है। तो सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये देख सकते हैं कि आज 6ठे दिन जो है डॉक्टर ने, चूंकि आज 6ठा दिन है तो वहाँ पर जो डॉक्टर चेकअप करने आए, चूंकि आमरण अनशन पर है तो हर दिन उनका चेकअप होता है दोनों टाइम। उसके बाद वो क्या स्वास्थ्य की स्थिति है उसको लेकर वहाँ पर जो डॉक्टर चेकअप करने आए थे उन्होंने बताया है। सुन लेते हैं उनको कि 6 दिन हो गए हैं और वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनसे न तो कोई मिलने गया है, न बात करने गया है, न किसी ने जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों बैठे हुए हैं। सुन लेते हैं डॉक्टर को जो सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, आज का हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर वांगचुक का मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें आज का जो उनका ब्लड प्रेशर है, लाइंग डाउन में 1110 110/58 और जो सिटिंग पोजीशन में 1110/75, हार्ट रेट इज 72 पर मिनट। His blood glucose level 61 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हाइड्रेशन इज फेयर और मेंटल स्टेटस अलर्ट है, SpO2 96%। ये आज का इनका हेल्थ स्टेटस है। आज इनका एक यूरिन का फॉर कीटोन बॉडीज का 3 बजे रिपीट टेस्ट करेंगे, क्योंकि कल जो यूरिन में कीटोन बॉडीज 3+ आया था जो कि हाई है, क्योंकि स्टारवेशन की वजह से जो कुछ नहीं खाया इन्होंने 5 दिन से, उसकी वजह से जब शरीर में ग्लूकोज नहीं जाता है तो जो एक रिजर्व जो फैट होता है उसका जब ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है तो वो यूरिन में कीटोन बॉडीज हाई निकलते हैं, तो 3+ आया है। तो वो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन आज फिर रिपीट करेंगे 3 बजे के बाद।
उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही फिर पूरा एनालिसिस बताया जाएगा। धन्यवाद। तो ये है तमाम वाइटल्स जो होते हैं वो ठीक हैं, लेकिन अब ये है कि चूंकि कुछ खा नहीं रहे हैं तो ग्लूकोज तो अब मिल नहीं रहा है, तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। फिर एनर्जी के लिए जो प्रोटीन और फैट होते हैं फिर उनको वो इस्तेमाल करना बॉडी शुरू कर देती है। ये चल रहा है, तो सरकार भी सोच रही कि जब अभी ठीक ही है तो क्या बात करनी उनसे। हाँ, जब ठीक है तो बात क्या करनी, सही बात है। जब ठीक है भाई, आप बिना खाए पिए भी ठीक है तो अच्छी बात है, तो बात क्यों की जाए आपसे। तो सरकार भी निश्चिंत है। अच्छा, वैसे भी बहुत आरोप जो है सोनम वांगचुक के ऊपर भी लगते रहते हैं कि सरकार से उनकी क्या क्या संबंध रहे हैं पहले से। हम लोग देखा है किस तरीके से खुद ही कहते रहे कि बड़े प्रशंसक रहे प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक रहे। वेंकैया नायडू ने किस तरीके से उनकी प्रशंसा की। 370 हटाए जाने का कितना जोरदार स्वागत किया था सोनम वांगचुक ने। तो इसीलिए जो मतलब जो धरने पर उस तक बैठे हुए हैं काकरोच वाले, उनके ऊपर कई सवाल भी इस लेकर उठते रहते हैं। बहरहाल वो अलग के मसले हैं। फिलहाल तो जो लक्ष्य है वो ठीक है, तो इसलिए उस जो पीछे की चीज़ें उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन समीर जी, चर्चा चलते चलते मुझे लगता है एक बात की और करनी चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी के अंदर भी सिर फुटबॉल हो रही है। किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ जो खबरें हैं वो कहा जा रहा है कि वो खबर की खेती जो है वो बीजेपी के ही, ये खबर खेती के मंत्री जो थे उन्होंने करवाई, जो जयराम रमेश का कहना है। अरे उनका अखिलेश यादव का भी कहना है कि बीजेपी के ही लोग जो है उन्होंने इसके करवाई। तो यहाँ जितना ये चल रहा है, लेकिन कितने अच्छे तरीके से बहुत स्मूथली कर्नाटक में कांग्रेस का सत्ता हस्तांतरण हुआ, वो एक मिसाल हो सकती है। और आज जो है उनको 1 महीना पूरा हुआ DK शिव कुमार को वहाँ का मुख्यमंत्री बने हुए। तो DK शिव कुमार ने अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ जाकर, जो पहले सीएम थे इनसे पहले सिद्धारमैया, उनसे जाकर मुलाकात की और उनका धन्यवाद अर्पित किया। वो चित्र हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, वो चित्र देख भी लेते हैं। और उससे जो सिद्धारमैया से मिलने गए DK शिव कुमार, अपनी पत्नी और उनके भाई, वो भी सांसद हैं, उनके साथ मिलने गए। तो ये वो तस्वीर है। 1 महीना हो गया जब सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, ये वो तस्वीर है। लेकिन अमलेंदु जी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ज़बरदस्त कर्नाटक में सिर फुटबॉल चल रही है। अब उसकी भी चर्चा की जाएगी किसी दूसरे कार्यक्रम में। और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कैसे वहां बीजेपी दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। लेकिन यह तस्वीर बहुत मायने रखती है, चूंकि बहुत कोशिश की गई थी कि कैसे सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच में जो खटपट है, दोनों गुट बने हुए हैं कि 2 गुट वहां पर काम कर रहे हैं, वो सब तस्वीरें वहां जब ये सत्ता हस्तांतरण हुआ तब भी कोई बात नहीं आई। और उसके बाद 1 महीना जब बीत गया है तो ये जो मिलने गए हैं वहाँ पर DK शिव कुमार, ये उस जो एकजुटता है उसकी मजबूती को ये दिखा रहा है। तो बहरहाल ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा निश्चित तौर पर ये राजनीतिक जो हलकों में होगी कि वहाँ जिस तरीके से मिलने गए हैं। लेकिन पूरे देश में जो कुछ चल रहा है और जिस तरह से तमाम घपलों, घोटालों और यहाँ पर उनको बचाने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है अपने लोगों को, उससे पूरा देश बड़ा हैरान है। और देश में केवल ऐसा नहीं कि विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, बल्कि बीजेपी के भीतर भी और आम लोग भी। अब इसका नतीजा क्या होता है? क्या सरकार भी कुछ हरकत में आती है या फिर सरकार इसी तरीके से देखती रहेगी? तो नज़र रहेगी इन सब चीज़ों पर। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।